बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस लाहौर में। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक थॉट्स 786 पे आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी न्यू मेरे लेक्चर्स होंगे वो आप सब लोगों तक बर वक्त पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है पार्ट 1 का, उसका हमारा थर्ड लेक्चर है। तो पहले 2 लेक्चर्स में हम लोग जो है वो फोनेटिक लाइनेज तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल मेथड से। सो बेटा लेट्स स्टार्ट जी। बायोलॉजिकल मेथड। अब हम लोग जानते हैं कि साइंस जो है ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। साइंस ऐसा नॉलेज नहीं है कि हम जो है वो जब चाहें जैसे चाहें जिस तरह की मर्जी बात कर दें और वो मान ली जाए। साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। साइंस जो है वो एक सिस्टम के थ्रू जो है वो परफॉर्म होता है जिसमें खास किस्म के सेट ऑफ मेथोडोलॉजीज होती हैं एंड बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी उसके अंदर शामिल होती है। ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट को मुख्तलिफ तरीकों से काम करना पड़ता है, फिर जाकर साइंस उस चीज को मानती है या हमारी अकल उस चीज को मानने की तरफ चलती है। ठीक है जी। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जी। तो चलते हैं स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बेटा एक किसी भी इंसान की 5 सेंसेस पर बेस करते हुए किसी भी खास फिनोमिना को, इस नेचर के फिनोमिना को ऑब्जर्व करने का नाम, उसका मुशाहिदा करने का नाम ऑब्जर्वेशन है। अब वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? उनमें बेटा हमारी विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट एंड टच। ये वो 5 ऐसी एबिलिटीज हैं, फंक्शनल एबिलिटीज हैं, जिनको कारआमद लाते हुए या जिनका इस्तेमाल करते हुए हम ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट का कहना ये भी है कि ऑब्जर्वेशन बेसिकली ऑब्जर्वर के नॉलेज और उसके माइंड कैपेसिटी का एक मैयर है कि जितना उसके पास नॉलेज है और माइंड कैपेसिटी है वो उस लिहाज से वो ऑब्जर्व कर पाएगा उसी खास फिनोमिना को। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन के बेटा 2 फर्दर इसकी टाइप्स हैं। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं, दूसरे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जैसे कि हम उसमें कलर, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, वो हम उसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या है? क्वांटिटेटिव में हम साइज, वॉल्यूम वगैरह इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके इसको समझाता चलूं तो वो क्या है? वो ये है। तो आप लोग मुझे खुद बताइएगा फिर या खुद सोचिएगा कि क्वालिटेटिव ज्यादा बेहतर है या क्वांटिटेटिव ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक गिलास देता हूं पानी का। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आप उसमें अपनी फिंगर डिप करें और मुझे ये बताएं कि क्या ये पानी ठंडा है या गर्म है। ठीक है। और आप क्या करते हैं? आप उसमें अपनी फिंगर डिप करते हैं और आप उसमें बताते हैं जी कि पानी तो ठंडा है। ठीक है। ये आपका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। लेकिन अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो पानी कितना ठंडा है, कि उसकी टेम्परेचर क्या है, उस वाटर का उसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है, तो आप वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में नहीं बता सकोगे। बिकॉज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट मैयर नहीं है। ठीक है ना। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मैयर कर सके। हाँ, आपको वो ये जरूर बता सकता है कि ये ठंडा है या गर्म है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा इसका टेम्परेचर कितना। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या है? उसमें आप क्या करेंगे? आप एक थर्मामीटर रखेंगे उस पानी के अंदर, उस थर्मामीटर से आप उस पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर आप बताएंगे ये गर्म है, ठंडा है और इसका टेम्परेचर क्या है। क्या इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर जब भी बेटा हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये डायरेक्ट एक मेजरमेंट बताएगा और एक एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा हमें हमारे ऑब्जर्वेशन की। सो क्या ख्याल है? क्वालिटेटिव बेहतर है या क्वांटिटेटिव? जी सोचें। तो इसका मतलब है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेटा वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बायोलॉजिस्ट जो है वो अरेंज करते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशंस के, और बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन बायोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किए उन ऑब्जर्वेशंस के बाद जो वो एक नतीजा निकालते हैं वो उनका हाइपोथेसिस होता है। ठीक है जी।
जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में मलेरिया के हवाले से पढ़ा बेटा, तो उसमें वो कहते हैं कि जी ऐसी जगह, एएफए किंग के आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे, तो उन्होंने बताया जी ऐसी जगह जो कि गंदी हैं या वहां पर गंदगी मौजूद होती है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को मलेरिया ज्यादा होता है। तो जब ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर ज्यादातर मॉस्किटोज पाए जाते हैं। तो फिर बायोलॉजिस्ट ने ये एक हाइपोथेसिस बनाया कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मॉस्किटोज जो है वो मलेरिया के स्प्रेड में कहीं ना कहीं उनका हाथ है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस है। देखें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को, लेकिन ये अनटेस्टेड होते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती हुई, अनटेस्टेड यानी कि इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, और ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। तो जैसे टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या बनी कि जी मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमारे सामने आया कि मलेरिया के स्प्रेड में बेसिकली चीज क्या है। तो हाइपोथेसिस जो है बेटा, ये टू वेज में हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं। एक है बेटा डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये ऐसी रीजनिंग है दैट रन्स फ्रॉम जनरल टू अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, ये जनरल से स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, और इन रीजनिंग के अंदर इफ एंड देन के जो वर्ड्स हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एंड देन के वर्ड्स इन रीजनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर क्या करेंगे जी हम, इन दिस रीजनिंग वी आर गोइंग टू डू some we are going to sort out some specific conclusion from some general principles। स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाने जा रहे हैं हम किसी भी जनरल प्रिंसिपल से, मतलब कि आपने किसी के हवाले से एक जनरली बात कर दी कि ये शख्स इस तरह का है या ये ऑर्गेनिज्म इसकी नेचर ये है, और जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी नेचर तो डिफरेंट निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले एक जनरल सी बात कर दी, फिर आपने उसको एक्सपेरिमेंटली जो है ना वो चेक किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है बेटे, इफ यू एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तमाम बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, एंड स्पैरोज आर वर्ड्स बर्ड्स, और स्पैरो भी एक बर्ड है, देन वी कैन से दैट स्पैरो हैव विंग्स। यानी कि कितने ऑपोजिट तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पहले हम ये जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं, और स्पैरो एक बर्ड है जिसके पास भी विंग्स होने चाहिए, इसके पास भी विंग्स होते हैं। और इसी तरह हम अगर कहें कि जी इफ all green plants need sunlight for photosynthesis, then any green plant when placed in the dark would not perform the process of photosynthesis। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है कि पहले हम, मैं तो सिंपल लफ्जों में बेटा इसको यूं कहा करता हूं कि पहले हम नतीजा दे देते हैं, बाद में फिर हम चेक करते हैं। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूवमेंट है, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल प्रिंसिपल तलाश किया जाता है, जनरल से स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक से जनरल। ठीक है, यानी कि पहले हम जो है ना वो देखेंगे कि ये एक स्पैरो है, इसके पास विंग्स है, विंग्स की मदद से ये उड़ सकती है, और जो भी उड़ सकते हैं उनको बर्ड्स कहते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्रो को चेक किया, हमने कहा इसके पास भी विंग्स हैं और ये भी उड़ सकता है। फिर हमने ईगल को चेक किया, इसके पास भी विंग्स है, ये भी उड़ सकता है। ठीक है, फिर हमने पैरट को, हॉक को, हमने इन सबको चेक किया, और जब चेक किया कि सबके पास विंग्स हैं, विंग्स एक स्पेसिफिक थिंग है। ठीक है, फिर हमने कहा कि नाउ दे हैव द विंग्स, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लाई। ठीक है जी, तो ये उड़ सकते हैं, तो ये बर्ड्स कहलाएंगे। यानी कि मतलब ये है बेटा कहने का आपको कि स्पेसिफिक यानी कि आप बेसिक रूट लेवल से चेक करें और फिर एक खास नतीजे की तरफ पहुंचे, तो उसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, साइंस किसको फॉलो करती है, डिडक्टिव को फॉलो करती है या इंडक्टिव को? सोचें जरा। मतलब कि क्या साइंस यूं कहती है कि ये एक चीज मैंने डिस्कवर कर ली और फिर उसके ऑब्जर्वेशन बनाएगी, फिर हाइपोथेसिस बनाएगी, या पहले वो उसको ऑब्जर्व करेगी, उसका हाइपोथेसिस बनाएगी, और फिर साइंस जो है ना वो उसके बारे में हमें कोई ना कोई रिजल्ट या लॉ या थ्योरी देगी? क्या कहते हैं आप? तो मेरा ख्याल है सेकंड पॉइंट जो है वो ज्यादा वैलिड है। तो साइंस आल्सो जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग के मुताबिक ही बेटा चलती है। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे तरीकेकार हैं जी हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। डिडक्टिव और इंडक्टिव में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, डिफाइन डिडक्टिव रीजनिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, डिफाइन इंडक्टिव रीजनिंग, आल्सो गिव एन एग्जांपल। और अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है,
तो ये तो थे डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं राइट सम स्पेशल वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो स्पेशल वेज कौन से हैं? देयर आर 5 स्पेशल वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 1 इमेजिनेशन और इंट्यूशन, मतलब कि आपका ख्याल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जोलॉजी पसंद है, मुझे बॉटनी पसंद है, मुझे बायोकेमिस्ट्री पसंद है। जो चीज मुझे पसंद है मेरे उसके हवाले से ख्यालात बड़े जबरदस्त मेरे माइंड में प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज वो मुझे पसंद है। ठीक है। इसी तरह एस्थेटिक प्रेफरेंस एक बायोलॉजिस्ट की पसंद नापसंद पर डिपेंड करेगा। हम बहुत सारे फिजिक्स के टीचर, हम बहुत सारे फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं वो देखते हैं कि उन्होंने बायोलॉजी के बहुत सारे जो मेथड्स हैं, बहुत सारे लॉज बनाए हैं, बहुत सारे थ्योरीज उन्होंने डेवलप की हैं। ठीक है। हेयरिंग की थ्योरीज बहुत सारे फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिड्यूस की है। मतलब कि ये एस्थेटिक प्रेफरेंस है, एक शख्सी पसंद नापसंद। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है शख्सी पसंद नापसंद, कि आपकी अपनी पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करते हुए आप नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो कहते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारे रिलीजियस आइडियाज उस हाइपोथेसिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। हमारे फिलोसफिकल आइडियाज उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो फोर्थ पॉइंट ये है कि हम उसका दूसरे हाइपोथेसिस के साथ कंपैरिजन भी करते हैं और दूसरे हाइपोथेसिस के साथ मिलाकर उसको स्टडी भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। तो हम ये भी देखते हैं कि क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज है और क्या इसके दरमियान इसके दौरान डिफरेंसेस मौजूद हैं, हम वो भी चेक करते हैं। फिर साइंस की एक ये पांचवी चीज जो है ना, ये तो साइंस के अंदर ब्यूटी ब्यूटी मौजूद है। वो क्या है कि डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। अक्सर औकात जो है ना वो साइंटिस्ट के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो दरियाफ्त कुछ और करना चाह रहे थे, वो दरियाफ्त कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन उनको मिल कुछ और जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है ना वो ब्लेसिंग है जो कि साइंस के अंदर मौजूद है कि जी वो एक चीज को दरियाफ्त करने जा रहे थे लेकिन उन्हें कुछ और चीज भी उसी तरीके से मिल गई। ठीक है जी। तो ये वो 5 ऐसे वेज हैं बेटे कि जिनके जरिए हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट सम स्पेशल वेज ऑफ फॉर्मेटिंग हाइपोथेसिस। तो आप ये पांचों के पांचों तरीकेकार लिखेंगे। ठीक है जी। नहीं जी, आगे चलते हैं डिडक्शन की तरफ। वैसे आपकी बुक में डिडक्शन का वो पॉइंट नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है डिडक्शन इज व्हाट, ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के। मैं तो बेटा डिडक्शन को लॉजिकल कंक्लूजन का नाम देता हूँ। डिडक्शन को लॉजिकल कंक्लूजन का नाम देता हूं, मतलब कि ये वो कंक्लूजन है जो आपके ब्रेन से प्रोड्यूस हुआ है, जो आपके माइंड ने प्रोड्यूस किया है। जैसे मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको मलेरिया के हवाले से। आपने वहां पे पढ़ा था 9th क्लास में, हाइपोथेसिस क्या था जी, मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। फिर दूसरा हाइपोथेसिस और बेहतर बना कि मॉस्किटोज के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो मलेरिया फैलाती है। तो उन्होंने कहा जी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम होता है एंड प्लाज्मोडियम इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो जी फाइनल हाइपोथेसिस ये बन गया जी, प्लाज्मोडियम इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करें? एक्सपेरिमेंट तब करेंगे ना जब कोई एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट आएगा। प्लाज्मोडियम इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं कहता। डिडक्शन फिर बनाया गया। डिडक्शन क्या बना, इफ plasmodium is involved in the spread of malaria, then each and every person who ill with malaria must have plasmodium in their blood। ये आपकी 9th की बुक के अंदर लिखा हुआ है जो आप पढ़कर आए। उन्होंने कहा जी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया के फैलाव का सबब है तो हर वो इंसान जिसको मलेरिया हुआ होगा उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना लाजमी है। ठीक है ना जी, यही आपका माइंड कहता है ना, यही लॉजिक कहता है। तो दिस इज कॉल्ड डिडक्शन, यही लॉजिकल कंक्लूजन है। ठीक है जी। तो अब ये लॉजिकल कंक्लूजन आपको क्या बता रहा है कि भाईजान करो एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हाइपोथेसिस आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा, डिडक्शन आपको कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करें। क्यों? क्योंकि डिडक्शन ये कह रहा है आपको कि अगर अगर जो है वो प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व है मलेरिया को फैलाने में, तो हर इंसान जिसको मलेरिया हुआ है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम का होना जरूरी है। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटली अब टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो आपने वो भी पढ़ा है कि आपने टेस्ट किया है कि हमने कुछ मलेरियल पेशेंट्स ले लिए, कुछ हेल्दी पर्संस ले लिए। जब हमने मलेरियल पेशेंट्स लिए तो हमने देखा
कि वो जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, और जबकि जब हमने देखा कि हेल्दी पर्सन थे उनमें किसी के भी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। सो एक्सपेरिमेंटली ये चेक हो गया, हाइपोथेसिस भी चेक हो गया, आपका डिडक्शन भी चेक हो गया। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट इसके अगेंस्ट आ जाए तो देन यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन अगेन, you have to produce hypothesis again, you have to make deduction again and then experimentally check that deduction। ठीक है जी। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट बताएगा कि क्या आपके पीछे जितने आपने काम किए वो ठीक थे, अगर वो गलत है तो आपको दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट में जो आपने फार्मुलेट किया, जो रिजल्ट आपने निकाला, दैट रिजल्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ थ्योरी, दैट रिजल्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ थ्योरी। थ्योरी क्या है? A series of hypotheses supported by results of many tests is called theory। थ्योरी क्या है? बहुत सारे सीरीज ऑफ, जब आप हाइपोथेसिस परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो उन टेस्ट के नतीजे में जो रिजल्ट आपको हासिल होता है उसे थ्योरी कहते हैं। एक गुड थ्योरी जो होती है वो प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर और ज्यादा हाइपोथेसिस बनाने की एबिलिटी हो। ठीक है जी। तो और ये एक्सप्लेनेटरी होती है, एक्सप्लेन करती है। और एक गुड थ्योरी प्रोडक्टिव भी होती है कि उससे आप बहुत सारे हाइपोथेसिस और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं जी साइंटिफिक लॉ की तरफ। अगर थ्योरी को अगेन एंड अगेन टेस्ट किया जाए और वो आपके एक्सपेरिमेंट्स को, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को सपोर्ट करे, अगर थ्योरी को आप अगेन एंड अगेन चेक करें और वो आपके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को सपोर्ट करे, तो इसका मतलब है वो इस नेचर की एक सच्ची बात है। आपने जो चीज प्रोड्यूस की, जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो इस नेचर के अंदर मौजूद एक सच्ची बात है। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या कहते हैं बेटे? साइंटिफिक लॉ कहते हैं। लॉज कैन नेवर बी रिफ्यूटेबल। ठीक है, लॉज आर इररिफ्यूटेबल, लॉज कैन नेवर बी रिजेक्टेड। थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड बट लॉ कैन नेवर बी रिजेक्टेड। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। ठीक है जी। एक ऐसी थ्योरी जो इररिफ्यूटेबल हो, जिसको गलत साबित ना किया जा सके, दैट irrefutable theory is known as scientific law। बेटे अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो आपने फिर ये वाली बातें सारी जो मैंने अभी पीछे की हैं, इनको रिपीट करते हुए इनके दरमियान डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है जी, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये था बेटा आज का हमारा पहला टॉपिक, बायोलॉजिकल मेथड। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने मैनकाइंड में किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं और किस तरह से बायोलॉजी जो है वो मैनकाइंड के को बेहतर की तरफ लेके जा रही है, और बायोलॉजी ने किस तरह से मैनकाइंड के लिए जो है ना वो बेहतर खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आज हमने उनके बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा यही है बेटे। ठीक है जी। तो इस सारे सिनेरियो को, बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड को बेटा हम 3 टॉपिक्स के हवाले से पढ़ेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस बुक का। इसके 3 पार्ट है और इसके बाद इस चैप्टर का, और इसके ये 3 पार्ट है, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाल्लाह। ठीक है जी। पहला पार्ट है जी इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, देन कंट्रोलिंग ऑफ डिजीजेस या डिजीज कंट्रोल, देन इन प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ऑलराइट जी। तो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं जी, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। आपको पता है बेटे कि आजकल ओवर पॉपुलेशन का एक पॉइंट है जो कि हमारी पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए। दुनिया बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है और इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। तो जब लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, आबादी ज्यादा हो रही है, तो उनके लिए फूड भी तो ज्यादा होनी चाहिए, फूड भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना। तो बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो यही कि फूड को इंक्रीज किया जाए, ना सिर्फ इंक्रीज किया जाए, उसकी वैरायटीज को भी इंप्रूव किया जाए। आज आपके लिए खाने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज मौजूद होती हैं। आज हमारे लिए खाने के लिए वैरायटीफुल जो है वो फूड मौजूद है। प्लांट प्रोडक्शन, इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए
और प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए आज हमने बहुत सारी वैरायटीफुल प्लांट्स की ब्रीडर्स हमने प्रोड्यूस की हैं। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल हमने वीट की बहुत सारी आज बीटी हमने सीड्स प्रोड्यूस किए हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल सीड्स, राइस, कॉटन, कॉर्न, शुगर केन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने बहुत सारे प्लांट्स जो है ना वो न्यूली डेवलप किए हैं। फिर पोल्ट्री ब्रीडर, आप लोग जानते हैं व्हाइट चिकन जो है ना वो हमारा ये ब्रॉयलर चिकन जो है ये भी इसी तरह बायोलॉजिस्ट की प्रोडक्शन है, ठीक है, जो जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा काम कर रही है इन वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा काम कर रही है वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ना सिर्फ प्लांट्स की बल्कि एनिमल्स की भी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आजकल बहुत सारे न्यू जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनके पास वो एबिलिटीज हैं जो पहले मौजूद नहीं थी, यानी कि वो एबिलिटीज किसी और प्लांट से निकाल के उनके अंदर डालकर एक ही प्लांट में वो सारी एबिलिटीज, अच्छी एबिलिटीज इकट्ठी करके एक बेहतर प्लांट क्रिएट किया गया है। ऐसा प्लांट, ऐसा एनिमल, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म के भी, उसी की तरह के किसी और ऑर्गेनिज्म के भी जीन्स मौजूद हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर प्लांट्स है तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल्स हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बैक्टीरियाज हैं तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियाज कहते हैं। और इनको प्रोपेगेट किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज क्लोनिंग और बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोनिंग का प्रोसेस इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर में मैं आगे आपको कंप्लीट तफसील से पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। आगे चलते बेटा, कंट्रोलिंग ऑफ प्लांट पैथोजन एंड पेस्ट। जब बायोलॉजिस्ट जो है वो और ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे थे या वैरायटी बना रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो टफ टास्क था ना, जो इशू क्रिएट हुआ उनके लिए, उनके पास वो इशू ये था कि डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। प्लांट पैथोजेंस है ना, प्लांट्स पेस्ट हैं, इन डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने फिर बहुत सारे तरीकेकार अपनाए जिन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। उसमें उन्होंने फंजीसाइड्स बनाए जो फंजाई किलर थे, इंसेक्टिसाइड बनाए जो इंसेक्ट किलर थे, पेस्टिसाइड बनाए जो पेस्ट किलर थे। तो इस तरह उन्होंने देखा कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम, जिनके जरिए हम क्रिएट कर कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट पैथोजेंस को। लेकिन जहां पर कोई बेहतरी आती है तो वहां पर प्रॉब्लम भी आती है। वो प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो केमिकल्स थे ये एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्रिएट करते, ये टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट की इन्होंने, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस क्रिएट की इन्होंने। फिर प्लांट्स फिर एक और जो पॉइंट था बायोलॉजिस्ट के सामने क्या आ गया कि इनसे बचाना है, इन टॉक्सिक जो केमिकल प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हैं, इनसे अपने एनवायरमेंट को बचाना है। तो उन्होंने उसके लिए भी बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोड्यूस किए। तो उसमें सबसे पहला है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल किया, लाइक एन एफिड दैट अटैक ऑन वॉलनट ट्री। एक ऐसा एफिड जो वॉलनट ट्री पे अटैक करता है, तो कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली बाय अ वैस्प दैट पैरासिटाइजेस द एफिड। तो उन्होंने उस वैस्प से एक वैस्प क्रिएट किया, उससे उसको कंट्रोल किया। वो वैस्प क्या करता है, वो उसको पैरासिटाइज करता है, मतलब उसको खा जाता है, ठीक है, उसको अपने फूड जो है ना वो बनाता है उस एफिड को, जिससे क्या हुआ, वो एफिड खत्म हो गया, वो एफिड खत्म हो गया, ठीक है। और वैस्प ने उसको खा लिया। अब वैस्प जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, वो एफिड उस वॉलनट ट्री के लिए नुकसानदेह था, ठीक है। इस तरह बायोलॉजिकली हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो इसके बाद है जी बायोपेस्टिसाइड्स। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जी जिनको हम बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये उन जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडियों में घुस जाते हैं, बॉडीज में घुस के वहां पर उनमें बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है जी। वो साइंस, वो तरीकेकार जिसमें चाहे हम कोई रिटर्न वर्क करें, चाहे हम रिसर्च वर्क करें, चाहे हम प्रैक्टिकल वर्क करें, चाहे हम सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें, ठीक है, किस लिए, किसी भी डिजीज के क्योर के लिए, उस तमाम तरीकेकार को, उस तमाम प्रोग्राम को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में बेटा आप क्या डिस्कस करते हैं, हम अवेयरनेस देते हैं, हम जो है ना उसके उस डिजीज के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उसमें ऑब्वियसली हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, डिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो हम उसका क्योर प्रोड्यूस करेंगे। ये तमाम काम जो किए जाते हैं किसी भी एक डिजीज के अगेंस्ट,
all that is known as integrated disease management. इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है हमारे पास सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल जो है ये कम्प्लेक्स मीडियम है, इसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी में और प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट के ग्रोथ के सब्सटेंसेस मौजूद हैं। अगर इनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो सॉइल अपनी प्रोडक्टिविटी खो देती है, तो सॉइल जो है ना अपनी प्रोडक्टिविटी उसके पास वापस बाकी नहीं रहती। बायोलॉजिस्ट का ये सोचना था कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारी सॉइल खराब हो जाए, हमारी सॉइल के अंदर वो प्रोडक्टिविटी ना रहे, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि हम सॉइल के बगैर भी चीजों को प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने तरीकेकार बनाया जिसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में क्या होता है कि हम एक पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि एरेटेड वाटर होता है। ये एरेटेड वाटर मतलब जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन की खास मिकदार हम उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जो प्लांट हमने उसके अंदर उगाना है उस पानी के अंदर, और उस प्लांट को जिन न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम उस पानी के अंदर डाल देते हैं। प्लांट को उस पानी के अंदर हैंग कर दिया जाता है। प्लांट जब ट्रांसपायरेशन करता है, वाटर को अपने साथ खींचता है जाइलम के जरिए, तो वो सारे फूड पार्टिकल्स को भी फ्लोएम के जरिए खींचता है, ठीक है, और उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके वो प्लांट जो है उस पानी के अंदर रहते हुए अपना फूड, अपनी वेजिटेबल्स, अपनी वेजिटेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। आज ये टेक्निक मौजूद है बट जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर हम ये टेक्निक इसको अप्लाई नहीं करते क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली टेक्निक है। तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब उन्होंने वेजिटेबल्स ग्रो करनी होती हैं तो वो ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। फिर जी नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन है। तो बहुत सारे तरीकेकार हमारे पास प्रोड्यूस हुए, ऐसे तरीकेकार सामने लाए गए कि जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकें, जिसमें बेस्ट तरीकेकार था पास्चराइजेशन प्रोसेस। आज आप देखें कि दूध को प्रिजर्व किया जाता है पास्चराइजेशन प्रोसेस से, और दूर दूर इलाकों में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो लुइस पास्चर ये वो साइंटिस्ट था, और ये मेथड आपने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है बेटा 9th क्लास के अंदर। इसने जो है ना वो हमें एक तरीका दिया कि जिसके जरिए हम नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया को मारकर जो है ना वो दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटा पहला हिस्सा हमारे इस टॉपिक का, ठीक है, बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा इसका डिजीज कंट्रोल। बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, पहला उसका हिस्सा हमने पढ़ लिया, वो क्या था, इंप्रूविंग फूड वैरायटीज, ठीक है, कि फूड को इंक्रीज करना। अब दूसरा तरीकेकार ये है कि इंसान जिन बीमारियों में लाहक होते हैं, जानवर जिन बीमारियों में लाहक होते हैं, उन बीमारियों से बचाना। तो बचाने के 3 तरीकेकार आज हम पढ़ेंगे जी। सबसे पहला जी प्रिवेंटिव मेजर्स। वो कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो कहते हैं सबसे पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ठीक है। लाइक बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं, एड्स है, HIV है जो एक से दूसरे में फैलता है, उसके बहुत सारे तरीकेकार हैं। फॉर एग्जांपल फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये इन तरीकों से ये फैलता है, तो हमें उससे बचना है, ठीक है, हमें उससे बचना है। हमें वो तमाम प्रिकॉटरी मेजर्स लेने हैं जिससे ये एड्स और HIV और हेपेटाइटिस जैसी डिजीजेस जो है वो एक जो है ना वो इंसान से दूसरे इंसान में मत फैले, ठीक है। और बिल्कुल उनके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल नहीं करने जो कि HIV या हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाए जा चुके हों पहले। तो अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे पेशेंट्स के अंदर भी वो डिजीज फैल जाएगी, ठीक है जी। सेकंड वे है जी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। जब बेटा हम वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन सबसे पहले जो है ना ये वर्ड डिस्क्राइब किया एडवर्ड जेनर ने 1795 के अंदर। तो टर्म वैक्सीनेशन और वैक्सीन इसने इवॉल्व की और ये वर्ड निकला था फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वैका। वैका मींस काउ, क्योंकि काउपॉक्स डिजीज में सबसे पहले ये वैक्सीन का तरीकेकार अपनाया गया था। तो काउपॉक्स पस इज कॉल्ड वैका कंटेन्स किल्ड जर्म्स काउपॉक्स वायरसेस। तो वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन के अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं बेटे। नंबर 1 डेड जर्म्स होते हैं उस डिजीज के, एंड नंबर 2 या तो उसमें डेड जर्म्स होंगे या उसमें वीक जर्म्स होते हैं उस डिजीज के। और ये वीक जर्म्स एक हेल्दी पर्सन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पोलियो की। तो पोलियो
बच्चों के 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। जब बेटा पोलियो की वैक्सीन उनको दी जाती है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो डेड जर्म्स होते हैं पोलियो के या वीक जर्म्स होते हैं पोलियो के। जैसे ही वो बच्चे को पिलाए जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके जेरे असर वो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि उन जर्म्स को मार सके। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो उस बच्चे का जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो पोलियो के अगेंस्ट बनाएगा एंटीबॉडीज। ठीक है, चूंकि वो जो जर्म्स हमने वैक्सीन के जरिए डाले थे वो सारे के सारे जर्म्स बेटा वो या तो वीक थे या वो डेड थे, इसलिए वो अपना काम तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी बॉडी को कम से कम पता चल जाएगा कि ये इस तरह के भी फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो उनके अगेंस्ट चौकन्ना हो जाएगी। ठीक है, और अगर कहीं हमारी बॉडी में या उन बच्चों की बॉडी के अंदर पोलियो का कोई भी जो है वो ओरिजिनल जर्म मौजूद होगा तो हमारी बॉडी को चूंकि पता लग चुका है, अब हमारी बॉडी उस एक्सरसाइज से सीख चुकी है तो उसको जाके किल कर देगी, मार देगी। ठीक है जी, तो इस वैक्सीन और वैक्सीन को हमारी बॉडी में एंटर करने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। और उस वैक्सीनेशन के जरिए जो हमारी बॉडी ने उस डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की है, हमारा जो इम्यून सिस्टम में बेटरमेंट आई है, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। सो ये था बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी की तरफ। तो उसमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स बेटा ये ऐसे जो है ना वो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। ऐसे केमिकल्स होते हैं दोस किल बैक्टीरियाज, और उससे हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट जितनी भी बीमारियां हैं उनका हम इलाज करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी है तो उनका दो तरीकों से इलाज किया जाता है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के जरिए। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? जो कैंसरस पार्ट्स हैं बेटा हमारी बॉडी के इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स। तो रेडिएशंस डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, तो कैंसर सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर देन है जी हमारे पास कीमोथेरेपी। तो एंटी कैंसर केमिकल्स को कीमोथेरेपी के जरिए भी मारा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज जो है ना वो टॉक्सिसिटी वाले और ह्यूज पावर वाली ये बेटा केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, और नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट वो जो केमिकल्स हैं वो कैंसर सेल्स को मारते हैं। बट मैंने जैसे आपको कहा ये ह्यूज जो है ना वो केमिकल्स होते हैं और इसलिए नॉर्मल सेल्स को भी मार सकते हैं, इसलिए ये एक आखिरी हल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जीन थेरेपी है। बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं बेटा, उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको नॉर्मल जीन से जो है ना वो रिप्लेस करके तो जो डिजीज है डिफेक्टिव जीन्स के लिहाज से जो प्रोड्यूस हो रही है तो उसका इलाज जीन थेरेपी के तरीकेकार के जरिए किया जाता है। ठीक है जी। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बेटा जैसे हमने अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कि जितने भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्योर जो है ना वो ड्राइव करना किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, वो सारी चीजें हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के हवाले से हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा डिजीज कंट्रोल। अब आगे चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं क्लोनिंग के हवाले से। व्हाट इज क्लोनिंग? वो कहते हैं क्लोन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन्स प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। तो भाई फिर क्लोन क्या होता है? तो ये क्लोन की डेफिनेशन भी मौजूद है जी कि अ क्लोन इज अ सेल और इंडिविजुअल विद इट्स एंटायर एसेक्सुअल प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। कि ये वो ऐसे मेंबर्स हैं बेटे एंटायर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इस तरह के ये मेंबर्स हैं कि जिनके अंदर हमने अपनी मर्जी के तमाम फीचर्स ऐड किए गए होते हैं और इनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। और जितने मेंबर्स ये प्रोड्यूस होते हैं क्लोन के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, इवन के दे हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स। ऑलराइट जी। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए ये क्लोन प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको क्लोनिंग कहते हैं। वो कहते हैं नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि क्लोन के जरिए प्रोड्यूस होता हो। हाँ, कुछ इंसेक्ट्स या प्लांट्स वगैरह ऐसे हैं
जो ये काम करते हैं। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी देखते हैं जी, 1997 के अंदर सबसे पहले जी स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट था, ठीक है, तो जिसने डॉली शीप के नाम से जो है ना वो एक शीप प्रोड्यूस की थी, और दूसरे मैमल जैसे कि माइस और काऊ वगैरह वो भी क्लोन किए जा चुके हैं। क्लोन आमतौर पर दो तरह से होते हैं, एक जाइगोट क्लोनिंग होती है और एक एम्ब्रियो क्लोनिंग होती है। तो जाइगोट क्लोनिंग पहले पढ़ते हैं जी। इन दिस टेक्नोलॉजी द न्यूक्लियस ऑफ फर्टिलाइज एग, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, आपको मैं सिंपल तरीके से पहले बता देता हूँ, फिर आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। तो जाइगोट क्लोनिंग में ये होता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, ऐसा एग जो फर्टिलाइज हो चुका है, उसका हम जाइगोट रिमूव कर देते हैं। उसमें उस फर्टिलाइज्ड एग का जो न्यूक्लियस होता है, हम उसका न्यूक्लियस रिमूव कर देते हैं, और उस जो है ना वो एग के अंदर जिसका हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया है, अपनी मर्जी का कोई सा भी न्यूक्लियस उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसे फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस या सूटेबल वॉर्म के अंदर उसको हम रख देंगे, ठीक है, जहां पर वो, अब देखिए हमने उसका न्यूक्लियस तो रिमूव कर दिया, अब जो हमने न्यूक्लियस उसमें डाला है, न्यूक्लियस के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में मौजूद है। अब हमने जो न्यूक्लियस उसके अंदर डाला है, वो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो तो उसी न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन को लेकर प्रोड्यूस होगा ना, जो हमने रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी बॉडी के किसी भी सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाला, ठीक है, किसी भी बॉडी सेल से न्यूक्लियस निकाला और उस एग के अंदर प्रोड्यूस कर दिया, तो अब जो नया बनने वाला क्लोन होगा वो हूबहू आपके जैसा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जाइगोट क्लोनिंग। आगे चलते हैं बेटे एम्ब्रियो क्लोनिंग की तरफ। तो ऐसी क्लोनिंग जो सिंपल जाइगोट एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू, अब ये क्या होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जो बिल्कुल हूबहू 100% एक जैसे होते हैं, इवन कि उनके फिंगरप्रिंट्स भी सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेटे कि एक जो जाइगोट होता है वो आगे चल के क्लीवेज और डिवीजन की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। जैसे ही पहली डिवीजन परफॉर्म होती है तो कभी कभार कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि वो जो 1 से 2 बने थे सेल, ठीक है, जाइगोट के बाद जब उसमें डिवीजन हुई थी 1 से 2 सेल बने थे, तो वो 2 सेल जो बने थे वो आपस में किसी भी वजह से वो आपस में लैदा हो गए, ठीक है। देखो वो उनकी फर्टिलाइजेशन एक हुई थी, आगे नेक्स्ट उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। अब वो जो दोनों सेल बने थे वो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं वो, ठीक है। तो वो जो सेल प्रोड्यूस हुए वो चूंकि अलग हो चुके हैं, अब वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पर बनके सामने आएंगे, ठीक है जी। इसको आप तफसील से पढ़ेंगे सेकंड ईयर में 18वें चैप्टर के अंदर। तो इसको बेटा एम्ब्रियो क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है जी, या हम क्लोनिंग क्यों करवाते हैं, क्यों क्लोनिंग परफॉर्म की जाती है? तो बेटा सिंपल इज दिस के इंसान अपने यूजेनिक एम्स यानी कि अपनी पसंद नापसंद के जो भी ख्यालात हैं, जो एम्स हैं हमारे, वो पूरे करने के लिए हम क्लोनिंग करवाते हैं, ठीक है। मैन जो है इस टेक्निक को प्रोड्यूस इसलिए कर रहा है कि जो वैल्यूएबल एनिमल्स की पेडिग्रीज हैं, जो किस्में हैं, लाइक हॉर्सेस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए। कुछ जगहों पर साइंटिस्ट ने कोशिश की है ह्यूमन एम्ब्रियो की क्लोनिंग भी करने की, लेकिन जो है ना वो किस लिए? इसलिए कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको साइंटिस्ट बताते हैं, बायोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स बताते हैं कि 10 साल बाद आपका जो लिवर है वो खत्म हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा, 10 साल बाद आपका हार्ट जो है वो नकारा हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी वो हम उसका ये करते हैं कि उसका क्लोन प्रोड्यूस करते हैं और क्लोन का हार्ट निकाल के उस पर्सन में डाल देंगे। लेकिन आप अगर गौर करो बेटे, तो वो जो क्लोन हम प्रोड्यूस करेंगे क्या वो ह्यूमन नहीं होगा? वो भी तो ह्यूमन होगा ना। अब उसमें से आप निकालें हार्ट और एक दूसरे पर्सन में डाल दे, तो जिसमें से हार्ट निकालोगे वो मर जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। तो इसलिए अभी तक कहा तो ये जाता है कि ह्यूमन की क्लोनिंग नहीं हो रही और इसको रोका गया है ये काम करने से तमाम साइंटिस्ट को, ठीक है जी। तो ये था बेटा ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग। आगे चलते हैं। अब ये देखें जरा, ये डायग्राम है। डायग्राम में देखिए एक ए है और एक बी, ये दोनों जो है ना वो मेल एंड फीमेल काउज मौजूद हैं। ए से सेल आया, बी से आया, ठीक है, दोनों आपस में मिले और ये जाइगोट बना। जाइगोट के बनने से अब हमने क्या किया कि यहां से ये जो जाइगोट बना है इधर से इसको निकाल लें, ठीक है ना जी। इससे हमने इसका न्यूक्लियस निकाल लिया, न्यूक्लियस हमने किसी और का डाल दिया इसके अंदर। जैसे हमने न्यूक्लियस किसी और का डाला तो जो बनेगा, फॉर एग्जांपल देखें बी फीमेल है, ठीक है ना, फीमेल के अंदर ऑब्वियसली प्रोड्यूस होना होता है एग ने, एग फीमेल के अंदर मौजूद है, मैंने उसका न्यूक्लियस निकाल के ना
जो ए का न्यूक्लियस है वो डाल दिया इसके अंदर, ए के बॉडी सेल से, नॉट फ्रॉम इट्स स्पर्म्स, इट्स बॉडी सेल, जर्म सेल से, जर्म सेल से नहीं, उसके बॉडी सेल से, सोमेटिक सेल से मैंने एक न्यूक्लियस लेके बेटा इसके अंदर डाल दिया। अब जो अगला प्रोड्यूस होगा वो तो सी प्रोड्यूस होना चाहिए ना, ठीक है ना, बी से सी प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन ए प्रोड्यूस होगा। ए क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमने बी का जो न्यूक्लियस था, जो बी के एग के अंदर न्यूक्लियस था, वो हमने निकाल लिया था, हमने ए वाला न्यूक्लियस डाला था। चूंकि ए वाला न्यूक्लियस डाला था तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी ए की ही होगी। ऑलराइट बेटा जी, तो दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग प्रोसेस। जी लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के, दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की और कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे, तो आज हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इसीलिए चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा, ठीक है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा है, जिससे टन्स ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, हमारी जमीन में जा रहे हैं, हमारे पानी में जा रहे हैं, हमारे सांस को खराब कर रहे हैं, हमारे पीने वाले पानी को खराब कर रहे हैं, हमारी जमीन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। क्या इफेक्ट्स हैं जी हेल्थ पर इसके हमारे? तो एफ्लुएंट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जी, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स जो कैंसर कॉजिंग है। फिर हैवी मेटल्स, लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज, टैनरीज कहते हैं चमड़ा रंगने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत ह्यूज जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि और ये पोल्यूशन जो है अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंच चुकी है। फिर लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स, हम बायो कंपोनेंट्स का लॉस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन की वजह, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, कि हम चीजों को जला रहे हैं, जलाने से पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल हम इसी तरह कर सकते हैं बेटे कि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, हमारे इस प्लेनेट में प्लांट्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, हम उन प्लांट्स को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा उगा सकते हैं। और बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे तरीकेकार प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, तो वो कैसे आए जी देखते हैं। सबसे पहले ही बायो रेमेडिएशन है, रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं कि एलजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, एलजीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। एलजी उन तमाम एरिया से जितना भी वो हैवी मेटल आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनको एब्जॉर्ब करके जो उस फॉर्म में रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में और चीजें देखते हैं कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, रिवर्स और कैनाल्स को पोल्यूट मत करें, ठीक है, सिटी सीवेजेस जितने भी हैं वो रिवर्स और कैनाल्स में मत फेंकें। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनका एक खास तरीकेकार होना चाहिए टू गेट रिड ऑफ दोज इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फ्रेश वाटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्रेश वाटर लाइफ जो है बड़ी कम हो रही है, तो हमें चाहिए कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जो इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है धुआं और ये तमाम पोल्यूटेड जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हमें उन पोल्यूटेड पार्टिकल से अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। हमें अपने एनवायरनमेंट को लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करते हुए एनवायरनमेंट को लेड फ्री करना है, पोल्यूशन से आजाद करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें, ठीक है जी। लास्ट में बेटा पॉइंट है जी एंडेंजर स्पीशीज का। आपने बेटा 9th क्लास में 3 चीजें पढ़ी थी, थ्रेटेंड स्पीशीज, दोज should be becoming to endangered species in the next coming years. Endangered species ये वो होती हैं जो कि extinct होने वाली होती हैं, those are near to be extinct, और endangered species, ठीक है, सॉरी extinct species जो extinct हो चुकी होती हैं, लाइक डायनासोर्स वगैरह। तो endangered species वो एनिमल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान का जो में जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो कौमी एनिमल है जी मारखोर, तो वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है, तो उसकी भी बहुत कम रह गई है हमारे पास, जो तादाद है वो बहुत कम रह गई है। फिर पांडा, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशी है। तो उन ऐसी स्पीशीज जो कि इस कुर्रा अर्ज से खत्म होने वाली हैं उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, और जो खत्म हो चुकी हैं उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं, लाइक डायनासोर्स वगैरह। तो बेटा इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड,
जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं, लाइक हाइपोथेसिस में डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर स्पेशल वेज ऑफ फॉर्मेटिंग हाइपोथेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर बेटे हमारे पास थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरीज एंड लॉज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देन फिर हम आगे बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर, तो उसके 3 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, तो वो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी अलग अलग पूछे जाते हैं। फिर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा। देन वी हैव जीन थेरापी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, ठीक है, एंटीबायोटिक्स इनका इस्तेमाल, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारे ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव क्लोनिंग, क्लोनिंग में क्लोनिंग प्रोसेस को डिफाइन करने पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्लोन के बारे में पूछ सकते हैं। फिर जाइगोट क्लोनिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन हो सकता है, एम्ब्रियो क्लोनिंग के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग के हवाले से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एंड इन द लास्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, बेटा पायसाला पेपर में बहुत ज्यादा दफा इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, बायोरेमेडिएशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बोर्ड में इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, यानी कि 9 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका इस चैप्टर में से आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक पार्ट 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, जो भी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन अपना जरूर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल यूनिक थॉट 786 को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी स्टडीज को बेहतर लेके चलें। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।